हेलो गाइस। आज हम लोग फिर से इमोर्टैलिटी एनिमे सीरीज के सीजन 3 के साथ आ गए हैं, जो कि आज ही रिलीज हुई है एंड इसका सीजन 2 हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक सीजन 2 को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल चेक आउट कर सकते हो, या फिर हमें आप कमेंट सेक्शन पर प्लेलिस्ट की लिंक पिन है, वहां से डायरेक्ट जाके देख सकते हो। और ये सीजन भी बाकी दोनों सीजन की तरह बहुत ज्यादा, ये कह लो उनसे भी मस्त होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले सीजन के लास्ट एपिसोड में देखा था कि फेंग हान ने हुआ को कहा था कि 10 साल बाद मैं तुम्हें हराऊंगा, जिस पर हुआ रेडी हो जाता है और वहां से चला जाता है। और हम देखते हैं कि मून की सिस्टर फेंग हान से कहती है कि अब तुम हमारे क्लैन के सदस्य हो, अगर तुम्हें हमसे कोई भी हेल्प चाहिए हम लोग हमेशा तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। और उसके बाद सभी लोग अपनी जगह चले जाते हैं और जाते जाते जेन सुई भी फेंग हान से कहती है कि अब हम दोनों लोगों को थंडर पिक पर जाना चाहिए। उसके बाद सभी लोग चले जाते हैं और फिर यहीं पर हमारे पिछला सीजन एंड हुआ था। और अब सीजन 3 के एपिसोड 1 की शुरू होती है। हमें दिखाया जाता है कि फेंग हान थंडर पे पहुंच गया था और वहां पर जेन शुई पहले से बैठी हुई है। फिर फेंग हान जेन शुई से कहता है कि मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जिस पर जेन शुई जवाब देती है कि जब से तुम अपने घर से लौटे हो तुमने मुझसे झूठ कहा, तुम्हारा कल्टीवेशन बहुत तेजी से हुआ है, तुम्हारे साथ जरूर अब कुछ हुआ है। मुझे लगता है जब से तुम डेमन गॉड एल्टर से बाहर आए हो मैं तुम्हारे सेक्टर का अंदाजा लगा ही ली थी, जरूर ही तुम्हारे ऊपर पिक्चर ऑफ अंडरवर्ल्ड की ब्लेसिंग्स है। ये सुनकर के फेंगा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तुम निश्चिंत रहो, अब मैं तुम्हारी जान की कोई परवाह नहीं करूंगी, क्योंकि जो भी इमॉर्टल कल्टीवेटर होते हैं वो हर किसी का अपना इमॉर्टैलिटी का एडवेंचर होता है। अगर तुम इंपीरियल पावर और ऑर्थोडॉक्सी पावर पे भी जाते हो, पर फिर भी तुम्हें हुआ के साथ 10 साल का अग्रीमेंट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसे हराना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि हुआ के पास अपनी बहुत सारी पावर्स का अब वो अपना सोर्स है। एक बार वो गलती से इमॉर्टल केव में अब वो घुस गया था, वहां उसे एशियन इमॉर्टल गॉड के डायोस सिल्क का एक पीस मिला था। उसने गॉड की पावरफुल मैजिकल पावर को प्रैक्टिस किया और उसके पास एशियन सीक्रेट पावर और हथियार है, यहाँ तक कि वो अब सीक्रेट रिलम ऑफ इमॉर्टैलिटी में पहुंचने वाला है। और तुम कह रहे हो कि तुम उसे 10 साल में हराओगे, क्या बकवास है। ये सब बात सुनकर के फेंग हान कहता है कि मुझे अपने सीनियर सिस्टर के बारे में पता है, वो जब से यहाँ आई है तब तक से वो परेशान ही है, उनको हमेशा परेशान किया गया है, मैं शुरू से ही जानता हूँ, इसीलिए मैं अपना सामान अपना कमाना चाहता हूँ। सीनियर सिस्टर अपने नॉलेज के दम पर थी, पर पावरफुल लोगों ने वो जो डिजर्व वहाँ पे करती थी उनको कभी नहीं मिलाने दिया। वो हर दिन जीतने के लिए संघर्ष वो करती रही हैं, और मैं ये बात अब जान चुका हूँ। मैं अपने सम्मान और पावर को पाने का रास्ते में मरना पसंद यहाँ पे करूंगा, लेकिन अब और चुप होकर नहीं रह सकता। इतना कह करके फेंग हान चुप हो जाता है। फेंग हान ये सब बातें जेन शुई के लिए कह रहा होता है, क्योंकि जेन शुई के साथ आज तक यही हुआ था। ये सुनकर जेन शुई कहती है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के रास्ते हेवन से होकर जाता है, हेवन और अर्थ का सरास्ट ऑफर होने वाला है, इमॉर्टल तो डेमन्स के बीच युद्ध भी होने वाला है, लेकिन हर एक प्रॉब्लम में मौका भी होता है। लेकिन अगर तुम जीने के लिए मरने को तैयार रहोगे तो अपनी दुनिया बना पाओगे। ये सुनकर के फेंग हान कहता है कि 10 साल बाद मैं हुआ को जीवन और मृत्यु का मैं खेल दिखाऊंगा। उसके बाद जेन सुई कहती है कि सेक्ट में जल्दी ही एनुअल माउंटेन एंड रिवर रैंकिंग होने वाली है। इस साल की माउंटेन एंड रिवर रैंकिंग और पिछले के सालों से अलग होने वाली है। इस बार जो विजेता होगा उसे यिन यांग पिल दिया जाएगा। अगर तुम जानते हो तो ये वही चीज है जिससे कि तुम बहुत जल्दी सीक्रेट रिलम ऑफ सुपरनेचुरल पावर में ब्रेक थ्रू यहाँ पे तुम कर सकते हो। सैंसफोर्ड पहला स्टेप है 10 साल के अग्रीमेंट के लिए अपनी पूरी पावर लगाकर उन सभी का मुंह बंद यहाँ पे तुम वो कर देना, जो लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट यहाँ पे वो करते हैं। और जिस पर फेंग हान जवाब देता है कि मैं आपके एक्सपेक्टेशन खरा उतरूंगा। उसके बाद जेन शुई कहती है कि मैं फेरी वर्ल्ड में जा रही हूँ, गिरिया पीक पर ढेर सारे मैजिक पिल्स पड़े हुए हैं और उनका तुम्हारी जैसी मर्जी वैसे यूज करना। इतना कहने के बाद वहां से चली जाती है और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक सेक्ट को बाहर से दिखाया जाता है, जहां पर किसी की आवाज आ रही थी और वो कह रही थी कि डेमन बैटलफील्ड में इस बार अब कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई है और बहुत सारे इनर डेसिपल को प्रमोशन मिला है। तो सेक्ट ने मुझसे कहा है कि मैं आप लोगों को 3 कल्टीवेशन के तरीके सिखाऊं। तब हम देखते हैं कि ढेर सारे स्टूडेंट एक हॉल में बैठकर ये सब सुन रहे होते हैं
और मून की सिस्टर ये सब बोल रही होती है। वो बोलती है कि हेवन और अर्थ की पावर को लेने के लिए ब्रीदिंग टेक्निक का यूज करना होगा। अगर सीरियसली कोई इसका प्रैक्टिस करे तो उसको हेवन और अर्थ दोनों की ब्लेसिंग मिलती है और आपके सारे 6 सेंसेस ठीक रहते हैं और लोगों को अपने गोल की प्रैक्टिस क्लियर होनी चाहिए, तो उसमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए और हर किसी को हमेशा शांत रहना चाहिए। अगर किसी का हार्ट और माइंड शुद्ध हो तो वो अपनी डिजायर और प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर सकता है। तभी हम देखते हैं कि फेंगहान भी वहाँ पर मेडिटेशन कर रहा होता है, लेकिन वो मेडिटेशन करते करते अपने कल्टीवेशन वर्ल्ड में चला जाता है, जहाँ पर वो एक बड़े रेड कलर के ऑब्जेक्ट को देखता है और ड्रैगन से पूछता है कि ये क्या है, जिस पर ड्रैगन जवाब देता है कि ये मेरा सीक्रेट मैटर है। मैं तुम्हारे लिए 5 उड़ाने वाले पपेट हुआ चाहता हूँ जो कि एक दूसरे से मिलकर फाइनली शौरा बनेंगे और फिर शौरा और फ्लाइंग स्वॉर्ड को मिलाकर एक डेमन स्वॉर्ड पपेट तुम्हारे लिए बनाऊंगा जो कि एक मैजिक स्वॉर्ड पपेट होगा, जिसके अंदर शौरा बोन की पावर भी होगी और वो अपने अपने एनिमीज को अपने स्वॉर्ड से मारने में कैपेबल होगा। बस तुम एक बार अपने ब्लड से ट्रिब्यूट दे दो, उसके बाद उसे मैं तुम्हारे सोल के साथ कनेक्ट यहाँ पे कर दूंगा। जिस पर फेंगहान कहता है कि ठीक है, अगर मेरे और साथी होंगे तो मुझे कल्टीवेशन करने में और जल्दी होगी। ये सुनकर के ड्रैगन कहता है कि तुम अभी पीसफुल कल्टीवेशन यहाँ पे कर रहे हो, एक रूम में दरवाजा बंद यहाँ पे करके। कल्टीवेशन नहीं होता क्या हो अगर मैं तुम्हें अंडरग्राउंड वर्ल्ड में ले चलूं, ना कि केवल तुम वहाँ पर मॉन्स्टर्स को मारकर उनकी पावर को ऑब्जर्व यहाँ पे तुम वो करोगे, बल्कि तुम्हें वहाँ जेड स्टोन भी मिलेंगे जो कि तुम्हारी कल्टीवेशन को बढ़ाने में हेल्प यहाँ पे वो करेंगे। जिस पर फेंगहान पूछता है कि ये जेड स्टोन क्या होता है और इस पर ड्रैगन जवाब देता है कि ये जेड स्टोन एशियन वॉर से आए हैं। हर विद्वांस के बाद उसके ऑरा इन स्टोन के साथ जुड़ता जाता है और हमेशा समय समय पर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता रहता है। ये केवल मैजिक वेपन को ही डिफाइन नहीं करता है, बल्कि ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में भी मदद यहाँ पे करता है। जिस पर मेनू कहता है कि ठीक है, हम लोग अंडरग्राउंड यहाँ पे चलेंगे। उसके बाद अपने कल्टीवेशन वर्ल्ड से बाहर आ जाता है। उसके बाद मून की सिस्टर कहती है कि जो लोग भी अपने बिहेवियर को डिस्कार्ड करते हैं उन्हें प्रिंसिपल्स को मनाना ही पड़ता है। उसके बाद हमें सेक्ट के बाहर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर आवाज आती है कि सभी लोग टीचर को ग्रीट करते हैं और क्लास से बाहर आने लगते हैं। अब क्लास से बाहर जाते हुए सभी स्टूडेंट अपने आगे के प्लान्स के बारे में बात कर रहे थे। तभी हमें फेंगहान को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि इनर सेक्ट थोड़ा अलग है। ऐसा लगता है कि मुझे और ज्यादा मेहनत यहाँ पे करनी होगी। हेवन और अर्थ जुड़े हुए हैं और बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस। मुझे इन सभी चीजों को एक्चुअल कॉम्बैट में यूज करना होगा। जब मैं और ज्यादा मैं ट्रेनिंग यहाँ पे कर लूंगा। यहाँ पर भी पाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तभी हम देखते हैं कि किन्वी अपने सीनियर ब्रदर थीफ के साथ आती है। अब थीफ कहता है कि क्या तुम्हें फेंगहान हो, जिस पर फेंगहान जवाब देता है तुम कौन हो। जिस पर यहाँ पे किन्वी आगे आते हुए जवाब देती है कि सीनियर ब्रदर थीफ जिन्होंने इन माउंटेन्स एंड रिवर रैंकिंग में 3rd पोजीशन को हासिल की थी, तुम तो इन्हें जानते भी नहीं। जिस पर थीफ कहता है कि लगता है तुम बहुत भुलक्कड़ हो। बैटलफील्ड में जब सीनियर हुआ ने तुम्हारा गॉड ले लिया तभी मैं वहाँ पे था। तुम्हें तो तब मारा गया जब तक तुम जमीन पर नहीं गिर गए। ये तो मैं कभी नहीं भूल सकता। तभी फेंगहान को याद आता है कि ये वही है जो कि वहाँ पर बैटलफील्ड में कहना होता है कि ये बहुत ही दुष्ट है, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। जब फेंगहान की ये बात याद आती है तो वो गुस्से से अपनी मुट्ठी कस लेता है। फिर थीफ कहता है कि तुमने बताया नहीं कि तुम मेरी सिस्टर के फियांसे हो। तुम वही हो जिसे मैंने जब भी देखा था वो हमेशा बीमार खाता रहता था, और अगर मैं आगे से तुम्हें अपनी सिस्टर के साथ देखूंगा तो तुम्हें वहीं पर मारूंगा। तो तुम बताओ, तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे? तुम मेरा क्या ही यहाँ पे बिगाड़ लोगे कि तुम चाहते हो मैं कुछ यहाँ पे तुम्हें करके दिखाऊं? रुक जाओ अब बस कुछ महीने। जब इनर सेक्ट का माउंटेन एंड रिवर लिस्ट दोबारा से जारी होगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। अभी तुम्हारी रैंक 3 है ना, मैं लिस्ट में तुम्हारा नंबर जरूर देखूंगा। इतना कह करके फेंगहान वहाँ से जाने लगता है। तभी यहाँ पे किन्वी गुस्से से फेंगहान से कुछ कहने वाली होती है। तभी थीफ कहता है कि गुस्सा मत करो, अगर उसके अंदर सचमुच माउंटेन एंड रिवर लिस्ट में आने की पावर होगी तो मैं उसे डेफिनेटली लाइफ एंड डेथ गेम के लिए इनवाइट यहाँ पे करूंगा। 10 साल तक इंतजार करने की जरूरत ही नहीं होगी। फिर किन्वी कहती है कि थैंक यू सीनियर ब्रदर, अभी मेरे साथ फैमिली ने जो किया है उसके बाद आपकी हेल्प के लिए थैंक यू। जिस पर थीफ कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास कोई भी मैजिक वेपन नहीं है। मैं अभी जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए अब कुछ मैजिक वेपन लेकर आता हूँ। इतना कहने के बाद अब किन्वी से थैंक यू कहती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद थीफ अपने 2 सर्वेंट्स को बुलाता है और उनसे कहता है कि तुम लोग जाओ
और फेंग हान पर हमेशा नजर रखो, वो दिन भर क्या यहाँ पे करता है, कहाँ प्रैक्टिस करता है, और अगर तुम्हें कुछ भी अगर वहाँ पे तुम्हें गलत दिखाई दे तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म यहाँ पे तुम करो। उसके बाद ही वो उन दोनों को पिल्स देता है और उनसे कहता है कि मैं अभी माउंटेन पर जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए भी अब कुछ मैजिकल वेपन लेकर आऊंगा। उसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें देखते हैं कि फेंग हान एक बर्ड के ऊपर बैठकर माउंटेन की तरफ जा रहा होता है। फिर कुछ दूर जाकर वो बर्ड फेंग हान को वो उतार देती है और फेंग हान से कहती है कि मुझे यहाँ से अब डर लग रहा है, मैं जा रही हूँ। उसके बाद फेंग हान कहता है कि संभाल के वापस चले जाओ, जिस पर वो बर्ड वापस जाते जाते कहती है कि अंडरग्राउंड वर्ल्ड की मेन बैटल ग्राउंड से सैकड़ों गुना ज्यादा खतरनाक है। फिर हम देखते हैं कि फेंग हान एक घाटी के पास आया होता है और वो घाटी से कहकर अंदर जाने लगता है और वो घाटी से खाई के अंदर जाने लगता है। फिर हमें गुफा दिखाया जाता है जहाँ पर फेंग हान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर ड्रैगन आता है और कहता है कि हजारों सालों से ये जगह इसी तरह अंधेरे वाली है। और उसके बाद वो दोनों साथ आगे बढ़ने लगते हैं और आगे जाते हुए ड्रैगन फेंग हान से कहते हैं कि येलो स्प्रिंग रिवर अंडरग्राउंड वर्ल्ड से ही आती है, यहाँ पर जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल है। तभी हम देखते हैं कि फेंग हान के सामने एक अंडरग्राउंड वर्ल्ड में जाने का दरवाजा आ जाता है और वो दोनों दरवाजे से अंदर चले जाते हैं। और कुछ दूर आगे जाने पर वो लोग देखते हैं कि वहां पर ढेर सारे वुल्फ आ गए हैं और वो वुल्फ इन दोनों पर हमला कर देते हैं। लेकिन तुरंत फेंग हान अपना पपेट बाहर निकाल देता है, जिससे वो पपेट एक वुल्फ को मार देता है। तभी हम देखते हैं कि ड्रैगन वुल्फ कैंप स्टार पर लगे रिफाइनिंग ब्लड को निकालने लगता है और कहता है कि ये ब्लड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, इस वुल्फ के मुकाबले इसके पास जो ब्लड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और फेंग हान से कहता है कि इनके सर पर लगा ब्लड क्रिस्टल बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ये बहुत ही शानदार रिफाइनिंग एलिक्सर है। उसके बाद ड्रैगन कहता है कि इन्हें सभी का ब्लड क्रिस्टल कलेक्ट करो और उसे लेकर कल्टीवेशन वर्ल्ड में आ जाओ, मैं तुम्हें एक वेपन दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि पपेट और वुल्फ के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो गई थी। पपेट वहाँ पे कई सारे बॉल को एक साथ हरा रहा होता है और हमारे आज के एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड के साथ, अब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।